वॉरेन हेस्टिंग्स ने मार्च सन 1778 में फिर से जंग छेड़ दी थी और पुणे पर हमला करने के लिए कलकत्ता से एक बड़ी सेना भेज दी थी। पहले लेस्ली और फिर गॉडार्ड के नेतृत्व में इस सेना ने कलकत्ता से सूरत तक का जमीनी सफर तय किया, यानी पूरे भारत को जमीन के रास्ते पार किया। पर बंबई सेना ने गॉडार्ड का इंतजार न करके पुणे पर हमला कर दिया और सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। वडगांव में मराठों से हारकर समझौता कर लिया था और अब राघोबा पुणे दरबार की कैद में था। राघोबा को राजनीति से बर्खास्त करवाकर उसे झांसी भेजा जा रहा था, जहां वो अपनी जागीर संभालता और आइंदा कभी भी पुणे के मामलात में कोई दखल नहीं देता। तो शर्त के मुताबिक रघुनाथ राव बेचारा पुणे से झांसी जा रहा था। इसी समय उसकी पत्नी आनंदीबाई को मंडलेश्वर से रिहा कर दिया गया और वो दोनों बुरहानपुर में मिले। आनंदीबाई ने फिर से राघोबा के कान भरे और फिर से एक बार दोनों नर्मदा पार करते वक्त वहां से भाग निकले और इस बार बड़ौदा न जाकर ये लोग सीधे सूरत में अंग्रेजों की शरण में गए। वडगांव के समझौते को इस बिना पर खारिज कर दिया गया था कि बंबई की सेना को समझौते या संधि करने की कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए युद्ध जारी रहेगा और राघोबा को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में नाना फडणवीस ने सूझबूझ दिखाई। इसके लिए उन्हें केवल मराठा इतिहास ही नहीं या केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में एक विशेष स्थान मिलना चाहिए। पहली बात तो नाना फडणवीस और महादजी शिंदे दोनों को ही समझ में आ गया था कि मराठे एक ऐसी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसका आज नहीं तो कल दुनिया पर छा जाना बिल्कुल तय था। यहां से आपसे कुछ समय लेकर आपको उस समय घट रही देश विदेश की कई घटनाओं के बारे में बता देते हैं। इन सब से भारत के भाग्य का सीधा और गहरा संबंध था। सारी दुनिया में यह सत्ता का संघर्ष चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और इस दौरान कुछ नए देश, कुछ नए विचार और कुछ नए फलसफे दुनिया में अपनी जगह बनाने जा रहे थे। जैसे उत्तरी अमेरिका, जहां अमेरिकी आंदोलनकारी सन 1765 से ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1770 आते आते ये संघर्ष अति हिंसक हो गया और जुलाई सन 1776 में अमेरिकी क्रांतिकारियों ने आजादी की घोषणा की और ये संघर्ष संग्राम में तब्दील हो गया। सन 1778 में फ्रांस भी इस जंग की आग में कूद पड़ा। सन 1780 आते आते डच गणराज्य यानी हॉलैंड ने भी ब्रिटेन पर जंग छेड़ दी और ये एक किस्म का विश्व युद्ध बन गया। इस महासंग्राम के दौरान सन 1779 के मार्च में ब्रिटेन ने मैसूर के संरक्षण में मालाबार में कन्नूर और कालीकट के बीच बसे फ्रेंच बंदरगाह माही पर कब्जा कर लिया। माही बंदरगाह के रास्ते हैदर अली विदेशी हथियार मंगाता था, तो मैसूर के संरक्षण में ऐसे खास बंदरगाह पर ब्रिटेन का कब्जा हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। हैदर तो पहले से ही खार खाए बैठा था, क्योंकि जब अंग्रेजों ने सन 1769 की मद्रास की संधि पर अमल नहीं किया तो हैदर को मराठों के हाथों भारी नुकसान झेलना पड़ा था और अंग्रेजों ने माही झपटकर उसको ये बहाना दे दिया था। जैसे ही ये बात दिखाई देने लगी तो निजाम ने पुणे, हैदराबाद, मैसूर, नागपुर इन सब के महागठबंधन का एक असंभव सा विचार रखा और नाना फडणवीस ने भी समझ लिया कि अंग्रेजों का भारत से सफाया करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो सन 1779 में नाना फडणवीस ने आनंद फानंद में मराठों के पेशवा राज, नागपुर के भोसले, निजाम और हैदर अली के बीच एक समझौता करवा के एक चतुष्कोणीय संघ बना लिया, जिससे निपट पाना अंग्रेजों के लिए लगभग असंभव था। फरवरी सन 1780 में इस समझौते को आखिरी शक्ल दी गई। पुणे दरबार को कई समझौते करने पड़े। दौलताबाद का किला उदगिर की लड़ाई के बाद सदाशिवराव भाऊ ने निजाम से लिया था। उस दौलताबाद के किले को निजाम को लौटाकर पुणे ने समझौता कर लिया और उत्तरी कर्नाटक में हैदर का हैदोस देखकर नाना फडणवीस ने हैदर से समझौते को ही समझदारी समझा। पेशवा नाना साहेब की गलत नीतियों के कारण मराठा नौसेना बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए नाना फडणवीस को इस संघर्ष में फ्रांस, डच गणराज्य, पुर्तगालियों और जंजीरा के सिद्धियों की मदद लेनी पड़ी। इसी समय पुर्तगाल को दादरा नगर हवेली दिया गया था और डच गणराज्य को यानी डच रिपब्लिक की डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत देने का वादा किया गया था। यहां तक कि मराठों के घोर शत्रु जंजीरा के सिद्दी सुल्तानों को भी साथ में ले लिया गया। इन सब की नौसैनिक मदद से ही बंबई पर कब्जा किया जा सकता था। इससे समझ में आता है कि नाना फडणवीस किस श्रेणी के राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ थे। नक्शे को देखिए और समझ जाइए कि इस महागठबंधन का अंग्रेजों के लिए क्या मतलब था। ये पहली और आखिरी बार था जब सारी देशी विदेशी ताकतें अंग्रेजों का भारत में अस्तित्व मिटाने के लिए एकजुट हुई थी। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं जिन्हें हम एक अलग से वीडियो में दिखाएंगे। द ग्रेट 10 Years वॉर ऑफ इंडिया। तो कलकत्ता में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स को महीनों तक इस महागठबंधन का पता नहीं चला, लेकिन जब उसको इसकी भनक पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
मराठों की तरफ से बंगाल पर हमला करने के लिए पहले ही एक सेना नागपुर से कटक पहुंच चुकी थी और खुद महादजी उसी रास्ते से कलकत्ता पर हमला करने जा सकते थे जिस रास्ते गॉडार्ड आया था। लेकिन विषम परिस्थिति पर कैसे फतेह हासिल की जाती है, ये कोई हेस्टिंग्स से सीखे। सबसे पहले तो हेस्टिंग्स ने इस महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी को अलग किया। उसने निजाम को गुंटूर जिला लौटाकर शांत कर दिया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सबसे पास के खतरे का निपटारा किया। नागपुर के भोसले राजा को लाखों रुपए दे दिए। इसे वो बंगाल की चौथ भी समझ सकता था जिसकी वो बार बार अंग्रेजों से मांग करता था, पर कुल मिला कि ये रकम देकर उसने नागपुर के भोसले को खामोश कर दिया। इतना ही नहीं, नागपुर राज्य के कई अफसरों को रिश्वत देकर अपने काबू में कर लिया। यहां तक कि नागपुर से कटक आई सेना के मुखिया को भी खरीदने की कोशिश की गई। नागपुर के बड़े अफसरों के दबाव में आकर इस कटक आए सेनापति ने फरवरी सन 1780 में कलकत्ता से गुंटूर और मद्रास जाने के लिए सेनापति कर्नल पियर्स को उड़ीसा पार करके जाने दिया। फिलहाल तो कलकत्ते पर हमले का खतरा रुक गया, पर टला नहीं, क्योंकि नागपुर की सेना कटक में बैठी हुई थी। वैसे नागपुर के भोसले वॉरेन हेस्टिंग्स के काफी करीब थे और राघोबा के भी हिमायती थे। पहली नजर में तो यह लगता था कि हेस्टिंग्स कामयाब हो गया, पर ध्यान से देखिए, निजाम और नागपुर दो बड़ी बड़ी दुधारी तलवारें थीं। अब इन तलवारों को पुणे दरबार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो ये एक तरह से पुणे दरबार की कूटनीतिक जीत ही समझ लीजिए। कटक में बैठी नागपुर की सेना कभी भी मौका मिलते ही, मन बदलते ही, मूड बदलते ही बंगाल पर धावा बोल सकती थी, जिसका कि नागपुर राज्य को अनुभव भी था और अभ्यास भी। लेकिन उधर गुजरात में गॉडार्ड ने एक और गड़बड़ कर दी थी। बड़ौदा के फतेह सिंह गायकवाड़ को राघोबा के पक्ष में मना लिया था और राघोबा ने पुणे से गुजरात पर हमला करने का रास्ता आसान न हो जाए, इसीलिए रुकावट डालने के लिए खानदेश में पहले ही विद्रोह सुलगा रखा था। अब महादजी और नाना फडणवीस ने दिल खोलकर तूतू मैमे कर लेने के बाद आपस में तय किया कि उन दोनों को क्या करना है। यह तय हुआ कि महादजी गुजरात और मध्य भारत में अंग्रेजों से निपटेंगे और दक्षिण में नाना फडणवीस हरिपंथ के सहारे अंग्रेजों को रोके रखेंगे। तुकोजी दोनों का साथ देंगे। लिहाजा महादजी और तुकोजी सेना लेकर गॉडार्ड से लड़ने गुजरात की ओर निकल पड़े।